हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर आदर्श कुमार आज आपको फिर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इसके आर्ट वर्क यानी चित्रांकन की इस सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले सीरीज़ में ये चर्चा की थी पार्ट 10 तक की कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट में अलग अलग चित्रों को, खूबसूरत चित्रों को अंकित किया गया है। उन चित्रों के, उन पिक्चर्स के क्या मायने रहे हैं, क्यों उन्हें संविधान में अलग अलग स्थान प्रदान किया गया है। अब इसी क्रम में आज हम लोग पार्ट 11 की चर्चा करने जा रहे हैं। पार्ट 10 तक की चर्चा हो चुकी थी। पार्ट 11 कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 11 संघ राज्य संबंध यानी केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। तो पार्ट 11 है ये सेंटर स्टेट, ये रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट, संघ और राज्य के बीच यानी केंद्र और राज्य के बीच संबंध, तो सेंटर और स्टेट के बीच की रिलेशनशिप। अब केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसे हैं हम लोग व्यवहार में देखते हैं, जानते हैं। इस भाग को इस अश्वमेध यज्ञ के रूप में चिन्हित किया गया है। ये अश्वमेध यज्ञ का चित्र है। इसको और जूम करके दिखाते हैं आपको। ये देखें, भाग 11 पार्ट 11, और इसमें दो भाग हैं। पार्ट 11 में दो अध्याय हैं, एक विधायी संबंध है और एक प्रशासनिक संबंध है। इसका मतलब यह है कि केंद्र और राज्य के बीच कानूनी रिश्ता कैसा है, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक रिश्ता कैसा है। केंद्र में जो कानून बनते हैं यानी संसद जो कानून बनाती है, और राज्य अपने अपने जो कानून बनाते हैं, राज्य विधानमंडल के माध्यम से, स्टेट लेजिस्लेचर के माध्यम से। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के माध्यम से जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों के बीच की कैसी रिलेशनशिप होती है, कैसा रिश्ता होता है, किसका कानून कहाँ और कैसे मान्य होता है, इन्हीं सारी बातों के विषय में। और प्रशासनिक संबंधों का मतलब है कि केंद्र की सरकार कैसे चलेगी, राज्यों की सरकार कैसे चलेगी। केंद्र की सरकार काम करेगी तो राज्यों की सरकार कैसे काम करेगी, राज्यों की सरकार के ऊपर केंद्र की सरकार का अधिकार कितना होगा, उसके कर्तव्य कितने होंगे, कैसे दोनों के बीच विवादों का समाधान होगा और कैसे दोनों के बीच सहयोग और सामंजस्य बनाए रखा जाएगा। ये इस भाग में वर्णन किया गया है। ये इस भाग की समरी है पार्ट 11 की। अब इस पार्ट 11 में ये अश्वमेध यज्ञ दर्शाया गया है। अब अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता था। पहले के काल में हम लोग जानते हैं कि जो सम्राट होता था, चक्रवर्ती सम्राट होता था, वो अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया करता था। क्यों कराया करता था? क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे राज्य होते थे, उन राज्यों के अपने राजा होते थे। सम्राट उसे कहते थे जिसका आधिपत्य, जिसका प्रभाव, जिसकी सत्ता अन्य सारे राजा स्वीकार कर लेते थे कि भाई तुम हमारे सम्राट हो, हम भी राजा हैं, लेकिन तुम हमारे सम्राट हो, यानी तुम हमसे बड़े राजा हो, तुम सबसे बड़े राजा हो। और तुम सबसे बड़े राजा हो यानी तुम सम्राट हो और हम राजा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पर कोई संकट आएगा तो तुम हमारी रक्षा करोगे। ऐसे ही समझ लो जैसे आज सम्राट का मतलब हो गया केंद्र सरकार और बाकी राजाओं का मतलब हो गया राज्य की सरकार, ऐसे समझ लो। तो अब जो सम्राट होता था वो इस बात पर मुहर लगाने के लिए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि जो बाकी राजा हैं वो हमारी सत्ता स्वीकार कर रहे हैं, जो बाकी राजा हैं वो हमारी सत्ता स्वीकार कर रहे हैं, इस बात पर मुहर लगाने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करता था। इसमें जो सम्राट का घोड़ा होता था अश्व, इसीलिए अश्वमेध यज्ञ नाम है। अश्व, जो सम्राट का अश्व होता था, वो उन सारे राजाओं के राज्यों के भीतर चक्कर लगा के आता था, परिक्रमा करके आता था, जिन राज्यों को सम्राट अपने अधीन मानता था, अपने अधीन स्वीकारता था। और जब वो अश्व बिना किसी रुकावट के वो पूरी परिक्रमा कर लेता था, यानी वो पूरे चक्कर काट लेता था, तो माना जाता था कि यहाँ सारे राजाओं ने सम्राट की अधीनता स्वीकार कर ली है, कि सभी राजा सम्राट के अधीन रहेंगे। अगर कोई राजा अश्वमेध यज्ञ के इस घोड़े को रोकता था तो फिर उसे सम्राट की सेना के साथ युद्ध करना पड़ता था, और युद्ध में जो विजयी होता था फिर उसकी सत्ता होती थी। स्वाभाविक सी बात है कि सम्राट विजयी होगा क्योंकि उसके पास बड़ी सत्ता है और बड़े अधिकार हैं, बड़ा वर्चस्व है और बड़ी सेना है, बड़े अन्य राजाओं का समर्थन है।
तो इसलिए अश्वमेध यज्ञ कराए जाते थे कि बाकी अन्य छोटे राजा अपनी स्वीकृति दे दें, जो उन्होंने स्वीकृति दी है उस स्वीकृति पर मुहर लग जाए। इस तरीके से इस अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से जो राजा सम्राट के अधीन अपनी सत्ता बनाए रखने की अनुमति देते थे, उन राजाओं की सत्ता बनी रहती थी, उन राजाओं की स्वायत्तता बनी रहती थी, उनकी आज़ादी, उनकी स्वतंत्रता बनी रहती थी। तो वो राजा भी स्वतंत्र होते थे, राजा भी अपना सरकार चलाने में, अपने राज्य की गतिविधियां चलाने में स्वतंत्र होते थे। लेकिन कुल मिलाकर के जो बाहरी गतिविधियां होती थीं और बहुत सारे मामलों में जो चक्रवर्ती सम्राट होता था उस चक्रवर्ती सम्राट के अधीन होते थे। एक तरीके से ये छोटे छोटे राज्य जब एक चक्रवर्ती सम्राट के अधीन हो जाते थे तो ये अपने आप को बेहद सुरक्षित महसूस करने लगते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एक चक्रवर्ती सम्राट है और इस चक्रवर्ती सम्राट के कारण हमारे राज्य की सीमाओं को कोई खतरा नहीं है, हम सुरक्षित हैं। ऐसे ही समझ लो जैसे आज भारत सरकार है तो भारत सरकार सभी राज्यों की बाहरी हमलों से रक्षा करती है, सभी राज्यों में शांति बनी रहे यह सुनिश्चित करती है और सभी राज्य संविधान के अनुसार कार्य करें ये देखती रहती है। ये बात आर्टिकल 355 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 355 में लिखी गई है। ये ठीक वैसे ही लिखी गई है जैसे अश्वमेध यज्ञ के दौरान सम्राट राजाओं के संदर्भ में अपनी भूमिका का निर्वाह करता था। तो जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का निर्माण किया गया है, संबंधों का यह निर्माण हमारी इस भारतीय संस्कृति, इस सनातन संस्कृति से उभर करके सामने आया है। अब हम लोग कहते हैं कि भाई केंद्र राज्य संबंध के बारे में कुछ प्रावधान हमने कहीं और से लिए, कुछ प्रावधान हमने कहीं और से लिए, अलग अलग बातें हम लोग इस बारे में अवश्य करते हैं। लेकिन अगर हम लोग भारतीय संस्कृति की बात करें तो वास्तव में ये प्रावधान, यानी संविधान के दर्शन की बात करें तो वास्तव में ये प्रावधान भारतीय संविधान के दर्शन से और हमारी पुरातन संस्कृति से उभर करके सामने आए हैं। तो अश्वमेध यज्ञ का जो ये चित्र बनाया गया, इसका मतलब है कि राज्यों की स्वतंत्रता बनी रहेगी और जो केंद्र है, केंद्र की सार्वभौम सत्ता बनी रहेगी सभी राज्यों पर, राज्यों की स्वतंत्रता भी बरकरार रहेगी और केंद्र की सभी राज्यों पर सार्वभौम सत्ता भी बनी रहेगी। एक ऐसी म्यूचुअल रिलेशनशिप बनाने का प्रयास कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से किया गया है, यानी एक सहयोगी भाव, एक जिसको हम लोग सहयोगी संघवाद कहते हैं, सहकारी संघवाद कहते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, कि एक मिलजुल कर काम करने वाली संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम, जहां केंद्र की अलग सरकार, राज्य की अलग सरकार, इसको कहेंगे फेडरल सिस्टम। जब इस फेडरल सिस्टम में दोनों मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे के सहयोग से काम करें, तो इसको कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरल सिस्टम, सहकारी संघवाद। तो ये जो सहकारी संघवाद का भाव है ये अश्वमेध यज्ञ से प्रेरणा प्राप्त करता है। तो ये पार्ट 11 इस बात को दर्शाता है। कितना अच्छा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में, कितने विलक्षण प्रावधान हैं और कैसी संस्कृतियों से हम लोगों ने अपनी संस्कृति को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में आत्मसात किया है। अब आप देखें ये जो पार्ट 12 है, ये है पार्ट 12 भाग 12। पार्ट 12 में फाइनेंस यानी वित्त, स्टेट यानी संपत्ति, कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा, सूट्स यानी वाद, कार्यवाही, इस तरीके के प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। और इस यानी जो 12वां भाग है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वित्त आदि से रिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि इस 12वें भाग में ये बताया गया है कि भारत सरकार के पैसे कैसे आएंगे, कैसे मैनेज होंगे। इसके लिए अलग अलग फंड बताया गया है। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया है, कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ स्टेट, यानी हर सरकार की अलग अलग निधियां बताई गई हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों का पैसा कहाँ से आएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, उसका प्रबंध कैसे होगा, कैसे भारत सरकार, राज्य सरकारें उधार ले सकती हैं, कैसे भारत सरकार और राज्य सरकारें अपनी इनकम कर सकती हैं, टैक्स के बारे में, टैक्सेशन सिस्टम के बारे में। जो जीएसटी लाया गया ना, वो इसी भाग में अमेंडमेंट करके लाया गया है। तो और भी एक दो अमेंडमेंट है। तो टैक्सेशन का सिस्टम कैसे होगा, केंद्र की सरकार राज्य सरकारों को कैसे सहायता देगी, आर्थिक सहायता, केंद्र की सरकार राज्य सरकारों को कैसे अनुदान देगी, केंद्र की सरकार राज्य सरकारों की कैसे आर्थिक मदद करेगी, केंद्र की सरकार का राज्य सरकारों के बीच कैसे पैसे का बंटवारा होगा, ये सारी बातें पार्ट 12 में भाग 12 में बताई गई।
इस भाग 12 में जो चित्र बनाए गए हैं, 2 चित्र हैं। एक ये नटराज का है, मैं थोड़ा इसे जूम करता हूँ। एक ये नटराज का चित्र है, ये देखो भाग 12 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और व्यवहारवाद, ये सारी हेडिंग है। तो क्या इसमें शामिल किया गया है, हम लोगों ने संक्षेप में इसको जानने की कोशिश की। आज जो संपत्ति का अधिकार है वो इसी भाग में शामिल है, राइट टू प्रॉपर्टी वो इसी भाग में शामिल है। अब इसमें नटराज का एक चित्र बनाया गया है और ये स्वास्तिक का अजीबोगरीब सा चित्र बनाया गया है, इसको हम लोग समझते हैं यहाँ पर। नटराज क्यों बनाया गया इसमें? हालांकि नटराज बनाने में ये हिस्सा आप देखें थोड़ा सा कटा हुआ है, यानी नटराज की ये जो पूरी मूर्ति बनती है, इस मूर्ति में थोड़ा सा ये हिस्सा यहाँ कंप्लीट नहीं किया गया, ये हिस्सा काट दिया गया। तो मूर्ति पूरी होती तो अच्छा होता, फिलहाल नहीं है पूरी। नटराज की मूर्ति बनाई गई। नटराज भगवान शंकर महादेव के अवतार माने जाते हैं और ये उनकी नृत्य मुद्रा है, ये उनकी नृत्य मुद्रा है, डांस करने का एक्शन है। नृत्य सभी कलाओं में श्रेष्ठ कला मानी जाती है। जितनी भी आर्ट हैं, जितनी कलाएं हैं, उन कलाओं में नृत्य को सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है, सबसे उत्कृष्ट दर्जा दिया गया है। कोई आदमी नृत्य क्यों करता है? कोई आदमी नृत्य तब करता है जब प्रसन्न होता है, खुश होता है, तभी तो नृत्य करता है। जब आप उदास होते हैं तो आप नृत्य नहीं करते, लेकिन जब आप प्रसन्न होते हैं तो फिर आप नृत्य करते हैं। तो नटराज की मूर्ति यहां पर यह प्रदर्शित करने के लिए है कि जो हमारी वित्तीय व्यवस्था है, संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था, पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स कैसे आएगा, उधारी कैसे ली जाएगी, तमाम बातें ना। तो ये जो हमारी वित्तीय व्यवस्था है, ये वित्तीय व्यवस्था ईश्वर के आशीर्वाद से भी चलेगी। भगवान शंकर, भगवान महादेव की कृपा होनी चाहिए। तो एक इसका मतलब है कि जो आर्थिक व्यवस्था है, उस आर्थिक व्यवस्था में शुचिता, क्योंकि भगवान शंकर को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो आध्यात्मिक उत्थान चाहिए, और आध्यात्मिक उत्थान नैतिक उत्थान के बिना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि पूरी आर्थिक गतिविधियों में नैतिकता को अपनाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, अनियमितताएं आर्थिक गतिविधियों में ही होती हैं। सबसे ज़्यादा संकट आर्थिक गतिविधियों में ही उत्पन्न होता है। इसलिए एक तो ये भाव यहाँ पर प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। दूसरी बात, हमारी अर्थव्यवस्था इतनी समृद्धिशाली हो, हम अपनी अर्थव्यवस्था के विकास में, निर्माण में ऐसी समृद्धि को प्रोत्साहित कर सकें जिससे कि सबका मन प्रसन्न रहे, सब नटराज की स्थिति में रहें। तो देश को प्रसन्न करने वाली, राज्यों को प्रसन्न करने वाली, यहाँ के निवासियों को प्रसन्न करने वाली अर्थव्यवस्था निर्मित होनी चाहिए। ये नटराज की मूर्ति का यहाँ पर आशय है। लेकिन एक गड़बड़ हो गई यहाँ पर। वो गड़बड़ ये हो गई कि ये जो मार्ग बनाया गया, ये स्वास्तिक का चिन्ह है, एक तरीके से आप कह सकते हो, लेकिन ये स्वास्तिक का बहुत उचित चिन्ह नहीं है, क्योंकि ये आप देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज बना है, जबकि स्वास्तिक कैसे बनता है? जो स्वास्तिक बनता है वो ये क्लॉकवाइज बनता है ना, ये इस तरीके से। ये स्वास्तिक का चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से चिन्ह बनने के बजाय ये यहाँ पर उल्टा चिन्ह बनाया गया है। ये शायद दोषपूर्ण है। इसको मुझे लगता है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमको इम्प्रूव कर लेना चाहिए। हालांकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की प्रति को छूना भी बड़ा कठिन है, क्योंकि बहुत ही उसे पार्लियामेंट के अंदर, उसे म्यूज़ियम में नाइट्रोजन के अंदर, गैस के अंदर उसे रखा गया है, जिससे वो प्रिजर्व रहे, नष्ट ना हो, नष्ट होने से बचाया जा सके। तो उसका प्रिजर्वेशन, इतने पुराने पेजेस का प्रिजर्वेशन इतना आसान नहीं होता, कठिन होता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसमें यहाँ पर एक चेंज करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो नटराज का उल्टा चित्र है, सॉरी, ये जो स्वास्तिक का उल्टा चित्र है, ये स्वास्तिक का उल्टा चित्र हिटलर ने अपनाया था अपनी मुहर के लिए, अपने स्टैंप के लिए। तो ये ठीक नहीं है। इसको स्वास्तिक का ये चिन्ह करेक्ट कर लेना चाहिए, इसको सुधार लेना चाहिए। तो यहाँ एक करेक्शन की आवश्यकता है, यहाँ एक सुधार की उम्मीद है। अब इसके बाद पार्ट
13, ये सारे संबंधों से रिलेटेड हैं, इसलिए हमने एक साथ कवर कर लिए हैं पार्ट 13 तक। पार्ट 13 जो है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर यानी पूरे देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। व्यापार करने, वाणिज्य की गतिविधियां करने, समागम करने, आने जाने की पूरी आज़ादी। इसमें जो चित्रांकन किया गया है ये भगीरथ का चित्र अंकित किया गया है। आप ये देखें जूम करके थोड़ा सा, तो ये और हिंदी में भी ये पार्ट 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। इसके लिए ये भगीरथ का चित्र अंकित किया गया है। भगीरथ तपस्या है, ये हिमालय है, और ये माना जाता है कि जो भगीरथ प्रयत्न, हरक्यूलियन टास्क, जो कठिन काम होता है, उस कठिन काम को करने के लिए जो हम लोग प्रयत्न की बात करते हैं उसको हम लोग भगीरथ प्रयत्न कहते हैं, है ना। क्योंकि भगीरथ ने अपने ही पूर्वजों को तारने के लिए माँ गंगा को वो धरती पर लेकर के आए थे, बड़े कठिन तपस्या और प्रयत्न के बाद। ये माना जाता है कि जो गंगा का अवतरण हुआ, माँ गंगा का जो अवतरण हुआ, वो भगवान शिव का जो धरती पर निवास स्थल है कैलाश, क्योंकि हम लोग माँ गंगा को देव नदी मानते हैं, तो देव नदी का ये आगमन कैलाश पर्वत पर हुआ, और कैलाश पर्वत से ये करीब 600 किलोमीटर तक अंदर अंदर बहते बहते गंगोत्री ग्लेशियर तक जा करके, जो पूरा अंदर का पार्ट है वो बाहर से परिलक्षित नहीं हो सकता, दिखलाई नहीं पड़ सकता, और 600 किलोमीटर लगभग दूर जा करके गंगोत्री का जो ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर से फिर गंगोत्री के गदमुख, जो नदमुख है, उससे उनका प्रवाह सुनिश्चित हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा उपक्रम है, ये पूरा का पूरा उपक्रम अपने पूर्वजों को तारने के लिए भगीरथ ही लेकर के आए थे समतल में, धरती पर, और इसीलिए ये बेहद कठिन कार्य था, क्योंकि भगीरथ के पिताजी, फिर उनके पूर्वज, इन सब लोगों ने इसे इस दिशा में प्रयत्न किया, लेकिन अंततः उन्होंने भगीरथ को ये कार्य सौंपा और भगीरथ को इस कार्य में सफलता मिली, जबकि ये बेहद कठिन कार्य था, बेहद मुश्किल कार्य था। इसीलिए जब हम लोग कठिन प्रयत्न की बात करते हैं तो एक मुहावरे के रूप में हम लोग भगीरथ प्रयत्न की बात करते हैं। तो यहाँ भगीरथ प्रयत्न इसीलिए, भगीरथ का चित्र इसीलिए यहाँ पर अंकित किया गया, भगवान महादेव का भी चित्र यहाँ पर ये इधर अंकित किया गया है। तो भगीरथ का चित्र इसीलिए अंकित किया गया क्योंकि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, इन सारी बातों को सुनिश्चित करना इतना आसान कार्य नहीं है। प्रत्येक राज्य में किन वस्तुओं का उत्पादन होगा, राज्य में निवेश कैसे होगा, राज्य के एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर व्यापार कारोबार कैसे होंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य के भीतर अगर कोई वस्तु आई जाएगी तो उस पर टैक्सेशन सिस्टम कैसा होगा, आने जाने पर क्या कोई टैक्स लगाया जाएगा, कोई कर लगाया जाएगा, या सभी राज्यों में किसी भी वस्तु पर एक समान टैक्स होगा, या अलग, सब कुछ मिला करके अगर हम लोग छोटे छोटे मुद्दों को देखें, छोटे छोटे बिंदुओं को देखें, तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच और इस तरीके से पूरे देश के बीच, सभी राज्यों के बीच एक बेहतर, एक सुगम, प्रवाही व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता की स्थापना, व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था की स्थापना करना बेहद कठिन कार्य है। लेकिन भगीरथ प्रयत्न यह दर्शाता है कि इस कठिन कार्य में सफलता अवश्य मिलती है, तभी भगीरथ प्रयत्न है, क्योंकि भगीरथ अंततः सफलता के प्रतीक है, वरना तो राजा दिलीप ने भी कोशिश की। तो भगीरथ का प्रयत्न सफलता का प्रतीक है। इसका मतलब यह है कि राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था बनाना कठिन कार्य है, लेकिन इस कठिन कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार को निरंतर प्रयत्नशील रहना होगा। तो ये भगीरथ प्रयत्न के माध्यम से इस बात का प्रदर्शन किया गया है। तो ये पार्ट 13 तक के प्रावधान है।
इस सीरीज़ में, आज की इस सीरीज़ में हम लोगों ने पार्ट 11, 12, 13 को ही शामिल किया है। बाकी जो पार्ट 14 एंड ऑनवर्ड्स है, इसको हम लोग फिर नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कवर करेंगे। तो आज जो बेसिक फोकस था वो केंद्र और राज्यों के बीच की रिलेशनशिप के अलग अलग पहलुओं पर था। एक कानूनी रिलेशनशिप थी, प्रशासनिक रिलेशनशिप थी, जो अश्वमेध यज्ञ के द्वारा प्रदर्शित की गई, अश्वमेध के द्वारा प्रदर्शित की गई, और जिसमें केंद्र की संप्रभुता सभी राज्यों में रहे और सभी राज्यों की अपनी स्वतंत्रता भी बनी रहे। वित्तीय प्रावधानों को नटराज के माध्यम से प्रदर्शित किया गया, और जो केंद्र और राज्य के व्यापार और वाणिज्य के संबंध हैं वो भगीरथ प्रयत्न के माध्यम से प्रदर्शित किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। शेष पार्ट 14 एंड ऑनवर्ड्स कल के एपिसोड में। थैंक यू सो मच।